Assalamualaikum students. I hope you all are doing well in your homes. Today we are going to start our next topic and the name of topic is osmoregulation in animals. पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि प्लांट्स जो हैं उसमें किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन हो रही है, क्या अडेप्टेशंस हैं उनके अंदर, किन टाइप्स में उनको डिवाइड किया गया है उस हवाले से। आज इसी तरह हम देखेंगे कि ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स किस तरह से होती है, एनिमल्स में किस तरह से वाटर और सोल्यूट्स के बैलेंस को रेगुलेट किया जाता है, क्या अडेप्टेशंस हैं उनके अंदर, इस हवाले से हम देखेंगे आज। तो एनिमल सेल जो है उसमें वाटर और सोल्यूट के बैलेंस को मेंटेन करना जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि एनिमल सेल जो है वो वाटर गेन और लॉस को सरवाइव जो है वो नहीं कर सकता, नेट वाटर गेन और लॉस को सरवाइव नहीं कर सकता। वाटर कंटिन्यूसली सेल्स के अंदर एंटर हो रहा है, सेल्स को लीव कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद सेल्स में वाटर और सोल्यूट का जो बैलेंस है उसको मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, किस तरह से? बाय डिफरेंट ऑस्मोरेगुलेटरी अडेप्टेशंस। ठीक है जी। सेल्स इसके इस हवाले से जो है वो दो अप्रोचेस हैं ऑस्मोरेगुलेशन के हवाले से। एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है ऑस्मो कन्फर्मर्स और दूसरी कैटेगरी है ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी के जो इंटरनल फ्लूइड्स हैं दे आर केप्ट आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, इवन कि अगर एनिमल जो है वो मैरीन सॉल्ट वाटर में भी रह रहा है तो उसके इंटरनल जो फ्लूइड है उसकी कंसनट्रेशन जो है वो आइसोटोनिक रखी जाती है देन दैट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इस तरह से ऐसे एनिमल्स को एक्टिवली रेगुलेट नहीं करना पड़ता अपनी ऑस्मोटिक स्टेट को। ठीक है जी। तो ऐसे एनिमल्स को हम ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं, क्योंकि वो एक्टिवली रेगुलेट नहीं करते अपने जो है वाटर और सोल्यूट्स उनकी कंसनट्रेशंस को। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे ऑस्मो कन्फर्मर्स। दूसरी कैटेगरी है ऑस्मो रेगुलेटर्स की। ऑस्मो रेगुलेटर्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी के इंटरनल फ्लूइड्स की कंसनट्रेशंस जो हैं वो ग्रेटली वेरी करती हैं दैन द आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो ऐसे एनिमल्स जो हैं उनको एक्टिवली रेगुलेट करना पड़ता है अपने वाटर और सॉल्ट्स के बैलेंस को। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को हम ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। अगर तो एनिमल जो है ऑस्मो रेगुलेटरी एनिमल जो है वो अगर एक्सेस वाटर में रह रहा है, यानी कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहा है, तो उसको ओवर फ्लडिंग का ख़तरा है। ठीक है, इसलिए वो उसको ज़रूरत है कि वो एक्सेस वाटर जो है उसको अपनी बॉडी में से डिस्चार्ज करे, बॉडी में से एक्सक्रीट आउट करे। इसी तरह अगर वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहा है तो उसको ज़रूरत है कि वो अपने वाटर को कंज़र्व करे। ठीक है, क्योंकि वाटर उसकी बॉडी में से लीव करेगा बाहर की तरफ, तो उसने वाटर को कंज़र्व करना है, सॉल्ट्स जो हैं एक्स्ट्रा उनको एक्सक्रीट आउट करना है। तो ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं ये ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रैटेजीज़ हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी अडेप्टेशंस हैं। तो ऑस्मो रेगुलेटर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ये अडेप्टेशंस मौजूद होती हैं, वो एक्टिवली अपने बॉडी के वाटर और सॉल्ट बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है जी। एनिमल्स इनहेबिटिंग डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट अडेप्टेशंस टू रेगुलेट ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है जी। डिफरेंट एनिमल्स जो डिफरेंट हैबिटेट्स में, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रह रहे हैं, अपने अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेटरी अडेप्टेशंस या ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रैटेजीज़ हैं। ठीक है जी। एनिमल्स जो हैं वो आपको मरीन इन्वायरमेंट में भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और इसके अलावा खुश्की पे यानी कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी मिलेंगे। तो अपने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। जी, अब हम देखेंगे कि डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से ऑस्मो रेगुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मैरीन वाटर एनिमल्स जो हैं उनमें क्या अडेप्टेशंस हैं, किस तरह से वो अपने वाटर और सोल्यूट्स के बैलेंस को रेगुलेट कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो मैरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। ठीक है, उनको अपनी बॉडीज़ के जो है ऑस्मोटिक फ्लूइड्स, ऑस्मोटिक बैलेंस को जो है उसको मेंटेन या रेगुलेट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, जबकि वर्टिब्रेट्स जो हैं उनकी अगर बात करें तो उनमें हैग फिशेस जो हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। उनकी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं दे आर आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल सराउंडिंग्स।
और इसके अलावा फिर अगर कार्टिलेजेनियस फिशेस को देखें तो वो जो हैं ऑस्मोरेगुलेटर्स हैं और अपने वाटर इंटरनल सॉल्ट बैलेंस जो है, सोल्यूट का बैलेंस, वाटर का बैलेंस जो है उसको मेंटेन करते हैं। उनके अंदर क्या एडेप्टेशंस हैं, उनकी किडनीज जो हैं वो ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और एक्सेस जो सॉल्ट है, क्योंकि मेरीन वाटर है इसलिए मेरीन वाटर में आपको पता है कि सॉल्टिश वाटर होता है और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है वो, ठीक है। तो इनमें जो है इन्होंने एक्स्ट्रा सॉल्ट्स जो हैं ऐसे एनिमल्स, उनको एक्सक्रीट आउट करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इनकी जो किडनीज़ हैं कार्टिलेजेनियस स्पीशीज़ की, वो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को एक्सक्रीट आउट करती हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स का नाम है रेक्टल ग्लैंड्स, ठीक है जी। तो रेक्टल ग्लैंड्स के थ्रू एक्सेस सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट करेंगी ये फिशेस, कार्टिलेजेनियस फिशेस जो मैरीन वाटर में रह रही हैं। या फिर जो इनकी किडनीज हैं, दे आर अडेप्टेड टू एक्सक्रीट सॉल्ट्स थ्रू गिल्स। इसके अलावा ये जो मैकेनिज़्म है सॉल्ट एक्सक्रीटिंग का, इसमें ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म जो है उसमें हम अगेंस्ट द ग्रेडियंट किसी भी इंग्रेडिएंट को मूव करते हैं बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो दे एम्प्लॉय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म टू रिमूव सॉल्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ठीक है जी। और इसके अलावा कुछ जो फिशेज़ हैं उन्होंने अपने जो इंटरनल फ्लूइड्स हैं उनको उन्होंने हाइपरटोनिक कर लिया होता है एज़ कम्पेयर टू सी वाटर बाय रिटेनिंग यूरिया इन देयर बॉडीज़ इन एडिक्वेट कंसनट्रेशन। काफ़ी सारी कंसनट्रेशन में वो यूरिया अपनी बॉडी के अंदर रिटेन कर लेते हैं, जिससे उनका जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से, सी वाटर से ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनके उनमें से वाटर का लॉस का जो ख़तरा है, ठीक है, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो यूरिया जो है लेकिन हाई कंसनट्रेशन में डैमेजिंग होता है फिशेस के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। तो इसलिए उससे प्रोटेक्शन के लिए अपनी बॉडी के अंदर एक केमिकल कंपाउंड है, वो भी उनको साथ रिटेन करना पड़ता है। एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड इज़ ट्राईमेथाइलामाइन ऑक्साइड, ठीक है, जो कि एनिमल के टिश्यूज़ को यूरिया के डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जो बोनी फिशेस हैं उनके बोनी फिशेस जो हैं वो डिसेंडेंट्स हैं फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स की, लेकिन बाद में क्योंकि मरीन वाटर में ही रहती हैं तो उनको, हाँ जी, तो मरीन वाटर में रह रही हैं जो फिशेस हैं बोनी फिशेस, और ये डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं फ्रेश वाटर फिशेस की। तो इनकी बॉडीज़ का जो इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट है दैट इज़ हाइपोटोनिक, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर उनको हर वक्त जो है वाटर लॉस का ख़तरा है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में। तो ऐसी जो फिशेस हैं उनके अंदर भी ऑस्मोरेगुलेटरी अडेप्टेशंस हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी पीती हैं, ठीक है जी। सॉल्ट वाटर, बहुत सारा जो सी वाटर है वो दे ड्रिंक्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ सी वाटर, और उसके बाद कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो सिक्रीट करती हैं, जिसमें सॉल्ट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है और वाटर की अमाउंट बहुत कम होती है। इस तरह वो वाटर के लॉस को मिनिमाइज़ करती हैं, ठीक है जी। ऑस्मो रेगुलेशन हैज़ enabled द एनिमल्स एंड प्लांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट themselves इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। ये ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से ही पॉसिबल है कि बहुत सारी जो फिशेस हैं या बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उन्होंने अपने आप को इतने, और प्लांट्स हैं उन्होंने आपको इतने डाइवर्सिटी ऑफ एनवायरनमेंट्स जो हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है जी। अगर ऑस्मो रेगुलेशन ना होती तो ऑब्वियसली हर इन्वायरमेंट में जो थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो सर्वाइव नहीं कर सकते थे। तो ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से ही ये इतनी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑर्गेनिजम्स की वो पॉसिबल है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखेंगे कि फ़्रेश वाटर जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से ऑस्मो रेगुलेट करते हैं उनको। फ़्रेश वाटर में तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है फ़्रेश वाटर जो है बेसिकली। तो हमेशा जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फ्लडिंग का ख़तरा होता है कि वाटर जो है क्योंकि एक्सेस में होता है, वहाँ पे सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है फ़्रेश वाटर में, तो फ्लडिंग का ख़तरा होता है हमेशा, ठीक है। तो इसलिए कॉन्स्टेंटली ऑस्मोटिक फ्लडिंग को फेस कर रहे होते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स, ठीक है। उनको जो है और उनको लॉस ऑफ सॉल्ट्स का जो है वो ख़तरा रहता है,
ठीक है। तो फ्रेश वाटर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह हैं, तो ये एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको किस तरह से पंप आउट करते हैं? थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इनके अंदर होती हैं, इनके सेल्स के अंदर, जो कि एक्स्ट्रा वाटर को कॉन्स्टेंटली रिमूव करती रहती हैं इनकी सेल्स में से। इसके अलावा बहुत सारी जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं और फिशेस हैं वो एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको, एक्सेस वाटर को किस तरह से रिमूव करती हैं जी? थ्रू प्रोड्यूसिंग वेरी डाइल्यूट यूरिन। इनकी जो किडनीज़ हैं वो बहुत डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो बॉडी में से फ्लश आउट किया जा सके। जबकि जो सॉल्ट्स का लॉस है उसको कंपनसेट कैसे किया जाता है जी? उसके लिए अडेप्टेशंस हैं कि ये सॉल्ट कंटेनिंग फूड को प्रेफर करते हैं, ठीक है, ये एनिमल्स। और इसके अलावा एक्टिव जो है, एक्टिवली ये अपटेक करते हैं सॉल्ट्स बाय गिल्स एंड थ्रू स्किन। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि दो फिशेस दिखाई हैं, मैरीन फ़िश और फ्रेश वाटर फ़िश। इन दोनों का कंपैरिजन दिखाया है कि किस तरह से दोनों के अंदर डिफरेंट ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ हैं। मैरीन फ़िश जो है उसको ऑब्वियसली उसका जो सराउंडिंग है वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, उसको वाटर लॉस का ख़तरा है, ठीक है। इसके अलावा उसने एक्सेस जो सॉल्ट्स हैं उसको रिमूव करना है बॉडी में से, उसके अंदर उसके लिए अडेप्टेशंस हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा जो वो सी वाटर जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक करेगी, सॉल्ट्स को एक्टिवली एक्सक्रीट करेगी थ्रू गिल्स, ठीक है। और इसके अलावा उसमें से पैसिवली जो है वाटर लॉस होता रहेगा, ठीक है, उसने उसको हमेशा वाटर लॉस का ख़तरा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए वो अपने वाटर लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए और सॉल्ट्स, अपने जो सॉल्ट्स हैं उनसे जो है वो निजात हासिल करने के लिए हमेशा अपना जो है आइसोटोनिक यूरिन रिलीज़ करेगी, ठीक है जी। कंसनट्रेटेड आइसोटोनिक यूरिन जो है वो रिलीज़ करेगी। जबकि आप फ्रेश वाटर फ़िश को अगर देखें तो वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रही है, यानी कि उसका जो सराउंडिंग है वाटर जो है उसमें सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन बहुत कम है और वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको हमेशा ओवर फ्लडिंग का ख़तरा है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि वो एक्टिवली जो है गिल्स को अपटेक करेगी, सॉल्ट को अपटेक करेगी थ्रू गिल्स, ठीक है जी। और वाटर का जो गेन है पैसिवली उसमें होता रहेगा, उसने एक्स्ट्रा वाटर जो है उससे निजात हासिल करनी है और सॉल्ट्स जो हैं उनको कंज़र्व करना है। तो उसके अंदर इसके लिए अडेप्टेशंस हैं, वो वाटर जो है वो कम से कम ड्रिंक या फिर बिल्कुल ही ड्रिंक नहीं करेगी, ठीक है। और उसका जो यूरिन होगा वो हाइपोटोनिक यूरिन होगा, जिसके अंदर बहुत ही कम सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट्स उसने अपने कंज़र्व करने हैं, ठीक है। और वाटर जो है एक्स्ट्रा उससे भी उसने जो है निजात हासिल करनी है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर उसके यूरिन में होगा, हाइपोटोनिक यूरिन होगा और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। तो ये अडेप्टेशंस जो है फ्रेश वाटर फ़िश में होंगी। का कंपैरिजन जो है मरीन फ़िश और फ्रेश वाटर फ़िश का डायग्राम में दिखा दिया गया है। नेक्स्ट जो एनवायरनमेंट है वो है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनको तो खुश्की पे रह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो उनको तो हमेशा डिहाइड्रेशन का ख़तरा रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने इस एवेपोरेटिव लॉस या डिहाइड्रेशन से बचने के लिए उनके अंदर डिफरेंट अडेप्टेशंस हैं, जिसकी वजह से ही वो टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड एनवायरनमेंट में रहने के काबिल हैं। अब सबसे पहले जो एनिमल्स जिन्होंने इनहेबिट किया लैंड को आर्थ्रोपोड्स थे, ठीक है। इसके अलावा फिर वर्टिब्रेट्स हैं, उन्होंने सक्सेसफुली लैंड एनवायरनमेंट में जो है उसको इनहेबिट किया है। उनके अंदर अडेप्टेशंस हैं टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में रहने के लिए, जो कि उन्हें इनेबल करती हैं कि वो सक्सेसफुली लैंड को डोमिनेट कर सकें, ठीक है। इसी वजह से आर्थ्रोपोड्स की आपने देखा कि सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ा होगा कि आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं लैंड को, इन्हीं अडेप्टेशंस की वजह से। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं उनके अंदर जो मेजर अडेप्टेशन जो है जो कि डिहाइड्रेशन से बचाती है वो है जो उनकी जो बॉडी है इट इज़ कवर्ड बाय अ बॉडी सरफेस, ठीक है जी। और वो बॉडी सरफेस ऐसी होती है जो कि वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है, जैसे कि इंसेक्ट्स में होता है वैक्सी एक्सोस्केलेटन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मल्टी लेयर डेड केराटिनाइज
स्किन सेल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट वर्टिब्रेट जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि रेप्टाइल्स वगैरह हैं उनमें, ठीक है। तो इसके अलावा स्किन तो मॉडिफाइड होती ही है उनकी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने के काबिल, जो उन्हें बनाती है, डिहाइड्रेशन से बचाती है। ये तो स्किन तो उनकी एक अडेप्टेशन है। इसके अलावा उनके अंदर और भी अडेप्टेशन हैं जो कि उन्हें वाटर के लॉस को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ड्रिंक करते हैं एनिमल्स लैंड पर रहने वाले। इसके अलावा मॉइस्ट फूड्स खाते हैं जो कि उनके वाटर लॉस को कंपनसेट करता है। इसके अलावा उन एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक और बिहेवियरल एडेप्टेशंस भी हैं जो कि उन्हें डिहाइड्रेशन से बचाती हैं। कुछ जो डेजर्ट मैमल्स हैं, डेजर्ट में तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा ड्राई कंडीशंस होती हैं और बहुत डिहाइड्रेशन का ख़तरा होता है। तो उसमें उनमें बहुत सारी ऐसे एनिमल्स में मेटाबॉलिक और बिहेवियरल एडेप्टेशंस होती हैं जो कि उन्हें इनेबल करती हैं कि वो टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में रह सकें, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ हैं, बहुत सारी ऑस्मोरेगुलेटरी एडेप्टेशंस हैं। तो बिहेवियरल एडेप्टेशंस में क्या है, एस्टिवेशन है, हाइबरनेशन है, ठीक है, ट्रॉपर है। तो इस तरह की बिहेवियरल एडेप्टेशंस जो हैं उन्हें वाटर के लॉस को मिनिमाइज़ करने में या डिहाइड्रेशन से बचने में हेल्प आउट करती हैं। मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस की अगर हम बात करें तो उसमें इन्होंने डेजर्ट मैमल कैंगरू रैट की एग्जांपल दी है, जिसमें कि जो कि बग़ैर पानी पिए भी, अगर वाटर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है तो वाटर के बगैर भी वो जो है वो सर्वाइव कर जाता है। उसके अंदर एक मेटाबॉलिक एडेप्टेशन है कि वो सीड्स खाता है डेजर्ट के, ठीक है। उन सीड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं काफ़ी सारे। उन कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म से जो वाटर रिलीज़ होता है वो सिर्फ उस पर गुजारा करता है, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक एडेप्टेशन है कैंगरू रैट के अंदर, टू सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ वाटर और टू सर्वाइव इवन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं ताकि वाटर के लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सके, ठीक है। उनकी किडनीज़ जो हैं वो इसके लिए अडेप्टेड होती हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है उसको रीअब्जॉर्ब करती हैं और बहुत कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का, कि वो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस।